वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम संविधान के संभवतः सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के विषय में बात करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि जो कैग है CAG, जो आज का हमारा टॉपिक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का जो पद है, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कि कैग जो है वो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। ये कार्यपालक अधिकारी है, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। इसी बात को अगर हम समझ लें, क्योंकि हमारे इतने जो है बुद्धिजीवी संविधान निर्माता ने अगर ये बात कही है तो इसमें कुछ दम ज़रूर है। और यही चीज़ अगर हम समझ लेंगे तो पूरी क्लास आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। ये पद क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम देखें कि देश को चलाने के लिए आपको वित्तीय संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, यानी धन और संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस धन और संसाधन पे किसको अधिकार दिया गया है खर्च करने का, तो वो हमारी विधायिका होती है। राज्य की बात करें तो विधानमंडल और केंद्र की बात करें तो संसद। यदि हम संसद को मान के चलते हैं तो संसद में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है धन के मामले में, धन को खर्च करने के मामले में। तो आपने धन विधेयक को जब पढ़ा था तो आपने देखा कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में ही रखा जाता है। राज्यसभा उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकती है, उसके पास बहुत सीमित शक्तियां हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पास में भी धन विधेयक के ऊपर वीटो लगाने की पावर नहीं दी गई है। क्या साबित होता है कि धन पर सबसे ज़्यादा शक्ति किसे है, लोकसभा को है। तो लोकसभा जिस तरह से चाहे, जिन योजनाओं में चाहे, जिस विधि से चाहे भारत के पैसे को खर्च कर सकती हैं। इसी तरीके से राज्य में विधानसभाएं खर्च करती हैं, यानी कि जो पैसे पर हक हैं वो लेजिस्लेचर को दिया गया है। वो पैसे के लिए तय करती है कहाँ खर्च करा जाएगा, फिर कार्यपालिका जो होती है उसको उस तरीके से खर्च करती है। अब इस खर्च को अगर नियंत्रित ना किया जाए, अगर इसका परीक्षण ना किया जाए, तो फिर डेमोक्रेसी का क्या महत्व रह जाएगा कि हमारे पैसे को जिस तरीके से चाहे बर्बाद कर दिया जाए या गलत तरीके से खर्च कर दिया जाए और उस पर कोई ऑडिट ना किया जाए, तो फिर बात पूरी नहीं होती है। तो ऑडिट करने का काम एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, खर्च को ऑडिट करना। तो उसके लिए एक पद बनाया गया, एक अधिकारी का सृजन किया गया संविधान में, जिसको कहा गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी हम इसमें नियंत्रक क्या है और लेखा परीक्षण क्या है, सब चीज़ों पे हम गौर करेंगे। इसकी सीमाएं क्या हैं, शक्तियां क्या हैं, हर एक चीज़ पे बात करेंगे। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि कैग का पद किस लिए है, ताकि जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका ऑडिट किया जा सके, यानी उसका खातों का परीक्षण किया जा सके। तो कौन करेगा, तो ये एक अधिकारी है कैग, और ये कार्यपालक अधिकारी है। कार्यपालिका राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री और जितना मंत्रिमंडल होता है, और ये सब क्या है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका जो होती है वही पैसे को खर्च करने का कार्य कर रही है। विधायिका ने विधि बनाई, विधायिका ने धन निकाला, कार्यपालिका ने उसको उसी तरीके से खर्च किया। उसको चेक करने के लिए एक अधिकारी है कैग। इस कैग को कौन नियुक्त करता है, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यानी कार्यपालिका ही इसको नियुक्त करती है। और ये उसी की जांच भी करता है, मंत्रिमंडल यानी मंत्रालयों की ही तो जांच करता है। फिर ये अपनी रिपोर्ट उठा के राष्ट्रपति को देता है, वो भी कार्यपालक। तो चूँकि धन के खर्च का मामला है, अगर कैग को कहीं कुछ अनियमितता मिलती है, कुछ गड़बड़ी मिलती है अकाउंट्स में, तो वो राष्ट्रपति महोदय को और राज्य में राज्यपाल को सूचित कर देते हैं कि देखिए भाई, आपके मंत्रियों ने इस प्रकार से धांधली किया है और ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, आप देखिए। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, चूँकि वित्त का मामला है तो वो सीधे लेजिस्लेचर में इसे रख देते हैं, यानी सदन में रख देते हैं कि ये देखिए आपने जो किया है उसमें ये गड़बड़ियाँ हैं। वो उठा के किससे दे देते हैं, वो लोक लेखा समिति। जब हम समितियों को पढ़ रहे थे तो उसमें एक समिति पढ़ाई थी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो वो सदन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये रिपोर्ट उठा के दे देता है कि देखिए कैग महोदय ने कहा इसमें गड़बड़ है, ज़रा देखिए क्या वास्तव में गड़बड़ है। तो जो कमेटी है वो उसमें जांच करती है। और आप बहुत खूबसूरत बात देखेंगे कि जो कमेटी है उसमें कोई मंत्री नहीं होता है। हमने आपको पढ़ाया भी था, मंत्री इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उन्हीं के खिलाफ तो वो जांच कर रहा है।
तो उसमें कोई मंत्री नहीं होता, वो जांच करती है और यदि त्रुटि वास्तव में पाई जाती है तो आगे प्रक्रिया होती है, कार्रवाइयाँ होती हैं। तो इस तरह से आप कैग के पद को समझ गए कि कैग का पद वास्तव में किस लिए है, क्या काम करता है और काम करने का तरीका क्या है। कैग जो होता है वो सरकार के सभी वित्तीय कार्य की जांच करता है। सभी वित्तीय कार्य का मतलब है हर प्रकार के अकाउंट को। कुछ अपवाद हैं जैसे सीक्रेट सर्विसेज को छोड़ करके हर प्रकार के अकाउंट को वो जांच सकता है, वो भारत के लिए भी और राज्यों के लिए भी। देखिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि भारत एक संघ है जिसमें राज्य और संघ सरकार दोनों हैं। तो पूरे संघ के लिए यानी राज्यों के लिए भी और संघ के लिए दोनों के लिए एक ही कैग होता है और वो सबका अकाउंट्स जांच सकता है। तो वित्तीय जांच करता है पूरे धन की, इसीलिए इसको जनता के धन का प्रहरी भी कहा जाता है। यदि कोई गड़बड़ी इसे मिलती है तो वो अपनी रिपोर्ट में हर वर्ष रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और उसमें गड़बड़ी उजागर करता है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, कैग जो है वो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। चलिए अब कुछ बेसिक चीज़ों पर पहले बात करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसे। सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें दो शब्द आ रहे हैं। आपको एक शब्द मिल रहा है नियंत्रक और एक लेखा परीक्षक, यानी एक शब्द इसमें जो है दो शब्द हैं। इसका मतलब क्या, दो प्रकार के कार्य ये करता है। तो कैग जो है वो दो भागों में इसे हम बांटें। तो एक तो कार्य आपको यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोलर का। कंट्रोलर ये कंट्रोलर नहीं है, हालांकि नियंत्रक इसका भी अर्थ है, लेकिन ये लेखाओं के संदर्भ में नियंत्रक जो होता है यानी लेखा नियंत्रक जो होता है वो कंट्रोलर आप कह सकते हो। तो कंट्रोलर और ऑडिटर दो शब्द हैं। लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक का मतलब है लेखाओं का जांच करना और कंप्यूटर का मतलब हो गया आपका नियंत्रक। तो दो रूपों में कैग कार्य करता है, नाम से स्पष्ट है। तो जरा इसको विश्लेषित करें कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो देखिए नियंत्रक का सीधा सा मतलब होता है कि आप वित्त पे नियंत्रण करें। तो ये कोई वित्तीय सलाहकार नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ के चलें कि कैग कोई वित्तीय सलाहकार नहीं है। यानी कि जब संसद पैसा खर्च करना चाहती है तो कैग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर ये नियंत्रक होता वास्तव में, तो मान लेते एग्जाम्पल के लिए कि संसद एक योजना बनाती है और 10,000 करोड़ रुपए कहीं वो कोई सौदा करना चाहती है या मतलब जहाँ भी वो खर्च करना चाहती है, तो कैग को यदि लगता है कि ये सौदा घाटे का है या गलत है तो वो उसे रोक दे, लेकिन वो रोक नहीं सकता है। यदि वो वास्तव में नियंत्रक होता तो वो उससे पहले ही बता देता कि इस योजना में ये खामियां हैं, इसमें पैसा डूब जाएगा या गलत है, इसको मत खर्च करिए, पैसा मत निकालिए। तो ये कार्य है नियंत्रक। लेकिन वो नियंत्रक शब्द जरूर नियंत्रक लगा है, लेकिन भारत में कैग के पास में प्रत्यक्ष नियंत्रण की शक्ति नहीं है। ये चीज़ आप गौर करिएगा। तो शब्द इसलिए लगा है क्योंकि ये ब्रिटिश से ही हमने इस पद को लिया है, ब्रिटिश काल से ही चला रहा था और यही नाम में लगा हुआ था, लेकिन इसकी शक्तियाँ सीमित हैं। और ये शब्द क्यों लगा है इसको भी हम देखेंगे भी। तो कंट्रोलर का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो यहाँ पे ये आप लिखें कि भारत में जो कैग पद है, कैग के पास जो है प्रत्यक्ष नियंत्रक की शक्ति नहीं है। नियंत्रक की शक्ति नहीं है। और यहीं पे नोट करके लिखें कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के जो कैग हैं उनके पास में नियंत्रक की कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन भारत में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तो फिर ये नियंत्रक क्यों है? फिर नियंत्रक शब्द को हम हटा ही दें। लेकिन नहीं, नियंत्रण होता है, भले ही कैग के पास में प्रत्यक्ष शक्ति नहीं है। कैग का एक्चुअल कार्य ही शुरू होता है खर्च हो जाने के बाद में, यानी वित्तीय सत्र जब समाप्त होता है तब वो पूरे वर्ष के लेखा जोखा की जांच करते हैं। तो ये बाद में जांच करते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये खर्च होने के बाद में जांच करते हैं। खर्च होने के बाद परीक्षण करते हैं, ये करते हैं।
ऐसा नहीं कि खर्च होने में बीच में आ गए योजना में, भाई कि कौन खर्च करने जा रहे हो, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, तो वो कार्य नियंत्रक का हुआ। लेकिन ये खर्च होने के बाद करते हैं, इसको कहते हैं एक शब्द होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, जिसका मतलब होता है कार्योत्तर विधि के अनुसार, यानी काम हो चुका है उसके बाद में ये ऑडिट का काम किया जाता है। तो फिर ये क्या नियंत्रण कुछ भी इससे नहीं होता? नहीं। कैग की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पे जो भी अकाउंट्स में गड़बड़ियाँ हुई होती हैं उन अनियमितताओं को उजागर कर दिया जाता है, जिससे आगे उस पर नियंत्रण किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है, इसीलिए इसे नियंत्रक कहा जाता है। देखिए, जो कैग की रिपोर्ट होती है, कैग की रिपोर्ट, कैग का प्रतिवेदन रिपोर्ट से जो भी अनियमितताएं हुई हैं अकाउंट्स में, अनियमितताएं उजागर होती हैं, उजागर होती हैं, जिससे, देखिए ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट आपको आंसर राइटिंग में काम आएगा, जिससे आगे कार्यवाही होती है, कार्यवाही की जा सकती है और नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, यानी आगे लोग सुधार करेंगे उसमें, अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर हम कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो कैग इसको पकड़ लेंगे और आगे हमारे ऊपर जो है नियंत्रण होगा, सरकार गिर जाएगी, जो भी है। तो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण तो होता है, लेकिन डायरेक्ट नियंत्रण वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी आलोचक कहते हैं कि ये कंट्रोलर शब्द जो है वो कैग में से हटा देना चाहिए, सिर्फ जो है महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि ये काम उनके पास में उचित पावर, या तो फिर इनको शक्तियाँ दी जाएँ। तो अगर इनको शक्तियाँ दे दी जाएंगी तो ये तो कार्यपालक अधिकारी हैं, तो कार्यपालक को धन पे शक्तियाँ कैसे दी जा सकती हैं? धन को खर्च करने की जिम्मेदारी तो पब्लिक ने चुने हुए लोगों को दी है, यानी जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो लोग चुन के गए हैं वो लोग। और ये कोई चुन के तो आए नहीं है, ये तो एक अधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया जाता है, तो इसीलिए इनको ये पावर्स इंडिया में नहीं है। अब ये जो लेखा परीक्षक की पावर है, तो लेखा परीक्षक की पर्याप्त शक्तियाँ कैग के पास में भारत में हैं। तो इसमें जो है कैग क्या करते हैं? कैग अगर हम मोटे तौर से देखें तो भारत का मतलब है इसमें संघ प्लस राज्य दोनों आ जाते हैं, के संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की जांच करते हैं। वित्तीय प्रणाली यानी कि आय, व्यय, खर्च, क्रय विक्रय, सौदे, व्यापार, कंपनियां, सरकारी जो भी है, जो भी जहां कहीं भी जनता का धन इन्वॉल्व है, संसाधन इन्वॉल्व है, वो सब कुछ कैग के दायरे में आता है, भले वो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हो या ना वर्णित हो। जो आर्टिकल है इससे संबंधित, इनकी शक्तियों से रिलेटेड, उसका जो सार तत्व है, उसकी जो आत्मा है, वो यही कहती है कि हम भारत के संसाधन, भारत के धन का दुरुपयोग न होने दें, इसीलिए ये पद बनाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, जब 2G स्पेक्ट्रम का विवाद हुआ था उस समय ये आरोप लगाए गए कि रिपोर्ट जो बनाएगी, जो खाते जांच किए गए प्राइवेट कंपनियों के, वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है कैग के, यानी कैग ने प्राइवेट कंपनियों का क्यों जांच लिया? कैग का पद तो सरकार के लेखा जोखा का नियंत्रण करने के लिए है, जांच करने के लिए है, प्राइवेट कंपनियों का कैसे जांच लिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें माना कि ऐसा नहीं है, भारत की जनता का संसाधन उपयोग कर रहे हैं आप, धन उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं भी हो, आप प्राइवेट हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो या प्योर गवर्नमेंट हो, अगर उसमें जनता के धन का हित जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर से वो मामला उसी में आएगा। तो कर सकता है कैग, सब कुछ कर सकता है। तो कैग भारत के संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की जांच करता है, इसके पास पावर है। जांच करके ये खुद में कुछ एक्शन नहीं लेते, इनके पास एक्शन लेने की पावर नहीं है, ये सिर्फ जांच करते हैं। और देखिए, एक ये आलोचना भी की जाती है कि जांच करने वाले व्यक्ति को भी कार्यपालिका ही नियुक्त कर रही है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने का मतलब क्या है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, तो मंत्रिपरिषद की ही जांच तो कैग करेगा। विभिन्न मंत्रालय जो काम करेंगे उसी की जांच तो कैग करेगा, और वही मंत्रालय कैग की नियुक्ति करवा रहा है राष्ट्रपति के माध्यम से।
तो इसकी आलोचना होती है, बहुत गंभीर आलोचना होती है कि जांच करने वाला व्यक्ति उसी की जांच करता है जिसने उसे नियुक्त किया है। तो इसमें धांधली हो सकती है, हो सकता है हम अपने किसी खास व्यक्ति को कैग बनवा दें ताकि वो हमारे फेवर में काम कर सके। तो इसके लिए कॉलेजियम प्रणाली बनाने की बातें उठती हैं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम है, वैसे ही कैग की नियुक्ति के लिए भी पूरी तरीके से मंत्रिमंडल पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका काम मंत्रिमंडल के ही कार्यों की जांच करना है, तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि बहुत अधिक हद तक जो है कैग के कार्य जो है वो काफ़ी जगह पर इन्होंने जो है काफ़ी घोटालों को जो है उजागर किया है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर से 2G स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, राष्ट्रमंडल खेल वाला मामला कह सकते हैं, और कोयला आवंटन वाला मामला कह सकते हैं। तो इन जगहों पर कैग की रिपोर्ट से काफ़ी जो है चीज़ें उजागर भी हुई हैं। तो कैग जो है वो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की जांच करता है। बाकी हम डिटेल में इसी पे पढ़ेंगे ही। अब देखिए, जो लेखा परीक्षक का कार्य है इसको तो हम अब किनारे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बस इतना ही है, इतना ही आपको जानना है। लेखा परीक्षक का जो मुख्य कार्य है, तो हमने जैसा आपको बताया कि ये संघ और राज्य दोनों के लिए करता है। लेखा परीक्षक में 2 कार्य आते हैं। लेखा परीक्षक में देखिए 2 कार्य आते हैं। जो आपका लेखा परीक्षण है, लेखा परीक्षण मतलब ऑडिट। क्यों ना इस क्लास में हम ऑडिट को ऑडिट ही लिखें, क्योंकि ये हिंदी में ऑडिट भी लिखा जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऑडिट ज़्यादा प्रचलन वाला शब्द है। तो ऑडिट में देखिए 2 काम होते हैं। पहले तो अकाउंट्स को तैयार करना, यानी कि लेखांकन करना। एक तो कार्य इसमें लेखांकन आता है। लेखांकन का मतलब है अकाउंट्स को तैयार करना, अकाउंट्स की तैयारी ये। और उसके बाद है परीक्षण, यानी लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण यानी कि जांच करना कि इसमें कोई गड़बड़ है या नहीं है। और लेखा परीक्षण भी 2 तरीके से किया जाता है। एक तो सिर्फ वित्तीय अनियमितताएं देखी जाती हैं कि कहीं पर हिसाब किताब में क्या गलती हुई है, और एक ये भी चीज़ देखी जाती है तार्किक स्तर पे कि नियम कानून के आधार पे ही किया गया है या नहीं किया गया, जिस लक्ष्य के लिए पैसा दिया गया था वही लक्ष्य में लगाया गया कि नहीं लगाया गया, क्या इसमें पैसा बच सकता था कि नहीं बच सकता था, कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही है। तो ये सब भी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें लेखा परीक्षण में, यानी हर एक स्तर से काफ़ी डायनेमिक होता है ये। तो मुख्य रूप से आप देख रहे हो लेखा परीक्षण में जो ऑडिटर का काम है वो 2 है। एक तो ऑडिट के लिए अकाउंट तैयार करना और दूसरा उसका ऑडिट करना, 2 काम करना। तो इसमें जो है आपको जो चीज़ जाननी है, जो कि संघ और राज्य दोनों के लिए ये काम करने होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ जाननी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो पहला जो काम है इससे मुक्त कर दिया गया है, यानी कैग जो है वो संघ सरकार के लिए अब लेखांकन का काम नहीं करता है, केवल लेखा परीक्षण का काम करता है। राज्य सरकारों के लिए यानी राज्य स्तर पर अभी भी वो दोनों कार्य करता है, और ये एक सदस्यीय कार्य जो है ये अधिकारी है, यानी एक ही सदस्य होता है इसमें, बाकी इसका पूरा प्रशासनिक कार्यालय होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखें नोट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आपको जाननी है कि देखिए संघ के लिए यानी संघ स्तर पर कैग 1976 से यानी 1976 से अब लेखांकन का कार्य नहीं करता, लेखांकन का कार्य नहीं करता, केवल लेखा परीक्षण करता है, लेखा परीक्षण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपका। राज्य के लिए दोनों कार्य करता है, ये भी आप नोट करेंगे कि राज्य के लिए यानी राज्य स्तर पर जब है तब दोनों कार्य करता है, और ये चीज़ 1976 से हुई है, यानी कि 1976 से वो सेंटर में भी दोनों कार्य किया करता था, तब से ये हुआ। एक चीज़ और आपको जाननी है
कि आखिर जब सेंटर में ये लेखांकन का कार्य करता नहीं है तो फिर ये लेखांकन का कार्य सेंटर में कौन करता है, क्योंकि बगैर लेखांकन के लेखा परीक्षण तो हो नहीं सकता है। अकाउंट्स तैयार नहीं होंगे तो अकाउंट्स की जांच कैसे करोगे आप। तो राज्य में तो दोनों काम हो गए, सेंटर में फिर लेखांकन का कार्य कौन करता है, तो उसके लिए आप नोट करें कि सेंटर में एक और पद सृजित किया गया है CGA। इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट करिएगा कि केंद्र में यानी संघ स्तर पर, देखिए संघ में लेखांकन का कार्य CGA करता है। अब आप कहोगे कि ये CGA क्या है, ये तो CAG है। देखिए बस एक अक्षर इधर उधर है, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है कि CAG और CGA में क्या अंतर है, तो आप क्या बताओगे। अंतर 2-3 है इसमें, पहले आप इसको लिख लें। संघ में लेखांकन का कार्य CGA करता है। पहले तो CGA का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये एक पद है जो CGA है। CGA एक वित्त मंत्रालय के अधीन एक पद है जो व्यय विभाग होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसके अंतर्गत ये पद होता है जो अकाउंट्स बनाने का कार्य करता है। ये इसका नाम ही है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसको हिंदी में कहते हैं लेखा नियंत्रक। ये तो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो होता है ये वित्त मंत्रालय के अधीन एक पद है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग जो होता है, व्यय विभाग में ये पद होता है एक, वही करते हैं। अब देखिए अंतर क्या है। अंतर तो एक तो काम का भी आप समझ गए कि इनका काम ही अलग है। दूसरी चीज़ है जो कैग है, वो कैग एक संवैधानिक पद है। ये कैसा पद है, संवैधानिक पद है, क्योंकि इसका जिक्र है संविधान में। ये संवैधानिक पद है। और ये जो CGA है ये संवैधानिक पद नहीं है और विधिक पद भी नहीं है, यानी ये एक सरकार के अंतर्गत बनाया हुआ पद है। ना तो इसको कोई एक्ट ला के बनाया गया और ना ही ये संविधान में इसका जिक्र है। तो इतना इसका एक अंतर है। अब यहाँ तक आप बात को समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो है कंट्रोलर जनरल कैसे नियुक्त किया जाता है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं और कैसे इसको हटाया जा सकता है, क्या क्या काम ये करता है। तो इतना ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना था। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास पे। थोड़ा सा इतिहास भी देख ले इसका, क्योंकि कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं इतिहास से। कब ये पद बना था, तो देखिए 1858 में, आपको पता है जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आया भारत में 1857 की क्रांति के बाद में, तब लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जो था वायसराय बना, और लॉर्ड कैनिंग ने ही इस पद का सृजन किया था। लॉर्ड कैनिंग ने जो है महालेखा परीक्षक, तब ये नियंत्रक नहीं हुआ करता था, पद बनाया था। बाद में इसको वैधानिक दर्जा 1919 में मिला। 1919 में इसे वैधानिक दर्जा मिल गया। वैधानिक दर्जा बनने का मतलब है ये एक्ट के द्वारा इस पद को एक्ट मिल गया, तो ये वैधानिक हो गया और सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो गया। 1935 में प्रांतों के लिए भी महालेखा परीक्षक बनाए गए। 1935 में इसे और शक्तियाँ दी गई, शक्तियाँ और प्रांत स्तर पे भी लाया गया। और फिर आपको पता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो आज़ादी के बाद, आप कहेंगे आज़ादी के बाद हमारे संविधान में इसको जगह दी गई और इस पद का नाम है
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिनको कहते हैं, और आर्टिकल 148 के तहत इसको रखा गया है। तो उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे ही। और यहाँ पर आप लिख लें कि इसको क्या दिया गया, पद संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया है। और कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 में इस पद के विषय में जिक्र किया गया है। और आप एक चीज़ देखेंगे कि सिर्फ एक अधिकारी के लिए 4 आर्टिकल अलॉट किए गए हैं संविधान में। आप गौर करिए इस चीज़ को, 4 आर्टिकल, लगभग 400 आर्टिकल संविधान में अगर हम मान के चलें, उसमें से 1% सिर्फ एक अधिकारी के लिए। आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये पद होगा। 4 आर्टिकल हैं, 148, 49, 50 और 151। चलिए डिटेल में हम बात करते हैं कैग के विषय में। आराम से समझते चलेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में न आए, और सभी प्रश्न आप सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे, जो भी सामान्यतः एग्जाम में प्रीलिम्स से आते हैं और मेंस के क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। इन चीज़ों को समझने के बाद में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये है कि जो ये पद है इसकी नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा शर्तें और इसको हटाया जाना, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी, ताकि हम ये देखें कि आखिर इतना महत्वपूर्ण पद है तो इसके ऊपर दबाव भी काफ़ी होता होगा। जो व्यक्ति हमारे खातों की जांच करता है, हमारे द्वारा की गई गड़बड़ियों को उजागर कर सकता है, तो हम अगर सरकार में हैं तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि वो व्यक्ति हमारे काबू में रहे और हमारी जांच थोड़ा हमारे फेवर में करे। बिल्कुल हर व्यक्ति चाहेगा, मानव का गुण है। तो इसको किस तरह से सरकारी दबाव से बचाया जाए, यानी इसको स्वतंत्रताएं दी जाएं, कैसे इसको पावर्स दी जाएं, कैसे नियुक्ति की जाए, इन सब बातों पर हम जिक्र करेंगे। और साथ में आलोचक क्या कहते हैं इस पे भी हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखें नियुक्ति। नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, हमने आपको पहले ही बताया। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा कहने का मतलब है मंत्रिमंडल की सलाह पर, और यहीं पर पहली आलोचना होती है कि इतने महत्वपूर्ण पद को मंत्रिमंडल नियुक्त करवा रहा है और ये व्यक्ति मंत्रिमंडल की ही जांच करने वाला है। मंत्रालयों की जांच करने का मतलब है मंत्री के खिलाफ ही जांच करेगा। तो इसको इस तरह से नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए ताकि ये नियंत्रण से मुक्त रहे। लेकिन फिलहाल जो है वो सच्चाई देखें आप, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है इसको, और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। शपथ के विषय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शपथ भी जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। और इसकी शपथ जो है वो अनुसूची 3 में है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, न्यायाधीश के समान है। शपथ हो गई। शपथ के बाद में बात आती है कि क्या त्यागपत्र दे सकता है? तो बिल्कुल हर एक व्यक्ति को त्यागपत्र देने का अधिकार है। त्यागपत्र बिल्कुल दे सकता है, जिस व्यक्ति ने नियुक्त किया है उसी को त्यागपत्र दे सकते हैं ये राष्ट्रपति को। अब महत्वपूर्ण चीज आती है हटाया जाना। हटाया जाना यानी इसे कहेंगे पद मुक्ति, रिमूवल। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, यहीं से स्वतंत्रता दी गई इनको है। अगर किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त कर दे रहे हैं तो क्या राष्ट्रपति जब चाहें उसे हटा भी सकते हैं? देखिए, किसी भी प्रकार की योग्यता का जिक्र नहीं किया गया है संविधान में कि कितना, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई योग्यता का जिक्र नहीं किया गया है। और ये एक क्रिटिसिज्म भी है कि योग्यताएं होनी चाहिए। हालांकि समानता इस पे जो है, जो नियम कानून के आधार पे IAS अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, लर्नेड पर्सन को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल काम है, अकाउंट्स की जानकारी करना टेक्निकल वर्क है। तो इसको हटाया जाना राष्ट्रपति के मनमर्जी पर नहीं है, हटाए जाने के लिए कठिन प्रक्रिया है, और वो वही है प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए है। तो हटाया जाना कैसे होगा? इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान
हटाने की प्रक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। संक्षिप्त में हम आपको बता देते हैं कि इसमें दो आधार पर होता है। एक तो होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जिसको हिंदी में लिखेंगे सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। और दूसरा होता है असमर्थता, इनकैपेसिटी, सिद्ध कदाचार के आधार पर ही, यानी पहले एक कमेटी वगैरह बनती है, इसको पूरा डिटेल में पढ़िएगा, आज ही उस क्लास को रिवाइज करिएगा, न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, तो उसमें आपको पता चलेगा सिद्ध कदाचार का मतलब क्या होता है। प्रूफ पहले करना पड़ता है, कितने कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, तब प्रस्ताव रखा जाता है। इसके बाद में अगर प्रस्ताव रखा जाएगा तो उसको कैसे पारित करेंगे, संसद में ही पारित करेंगे। देखिए, इसको विधानमंडल में नहीं ले जा सकते, संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये प्रस्ताव, हटाने का प्रस्ताव जो है विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का यहाँ पर क्या अर्थ है, यानी कि दोनों सदन से 2/3 बहुमत से पारित हो और साथ ही साथ में सदन के टोटल का भी बहुमत होना चाहिए। तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तब राष्ट्रपति हटाएंगे, तब राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति स्वयं मंत्रिमंडल की सलाह से नहीं हटा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो जैसे ही कैग महोदय अकाउंट्स की जांच करना शुरू करते, वैसे एक मंत्री कहता चलिए आप बड़ा तिकड़मबाजी कर रहे हैं, कल से आप अपने घर पे रहिएगा, राष्ट्रपति से आपको कहलवा देंगे, सुबह मत आइएगा, यानी हटा देते तुरंत। तो हटाने की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये जो विशेष बहुमत है ये हासिल करना उतना आसान नहीं है। जब वास्तव में कुछ सच्चाई होगी मटेरियल में, वास्तव में कदाचार किया होगा, असमर्थ होगा, तभी ये प्रूफ हो पाएगा, अदरवाइज इतना आसान नहीं है। कार्यकाल जो है वो सुरक्षित किया गया है इसके द्वारा। कार्यकाल कितना है, अब कार्यकाल की बात आई तो कार्यकाल आपको जानना भी चाहिए कि कार्यकाल कितना है। कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक, और यहाँ पर लिखेंगे जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले आए, यानी कि या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर आप पहले ही 65 वर्ष के हो जाएं। जो पहले आ जाएगा उसी पे आपको रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि इस तरह का इसकी भी आलोचना करते हैं कि ये जो 65 वर्ष की आयु तक का प्रावधान है ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन लगा देता है, क्योंकि अगर 6 वर्ष सिर्फ 6 वर्ष होता तो कम से कम 6 वर्ष के लिए तो पक्का होता कार्यकाल, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक वाली शर्त लगी हुई है। तो यदि मुझे 63 वर्ष की आयु में कैग बना दिया जाए तो 6 वर्ष मेरे पूरे ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 2-3 ही साल बाद मैं 65 का हो जाऊंगा, तो मैं पहले ही रिटायर हो जाऊंगा 3 ही साल में। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि ये अकाउंट्स की जांच करना भारत सरकार और राज्य सरकार इतना टेक्निकल वर्क है और इतने कम समय में इन चीज़ों को उजागर करना होता है, तो टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा, टेन्योर थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए और अक्सर कम मिल पाता है। आप अगर देखोगे तो यूके में 10 वर्ष और यूएसए में 15 वर्ष जो है कार्यकाल मिलता है कैग को। भारत में अपेक्षाकृत बहुत ही कम कार्यकाल दिया गया है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। और हटाया जाना आपने समझ लिया। अब देखिए दूसरी चीज़ आती है वेतन भत्ते। पैसा तो बहुत ज़रूरी है, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, पेंशन वगैरह क्या मिलेगा, घर आवास, टेलीफोन बिल, मेडिकल सुविधा, क्या क्या मिलेगा, वो सब सेवा शर्त में आता है। तो वेतन भत्ते, सेवा शर्तें संसद तय करती है। देखिए, तय करने का अधिकार तो जो है वो संसद तय करती है। ऐसा नहीं आप आयोग जब पढ़ रहे थे पिछड़ा वर्ग आयोग और ये, तो वहाँ पर राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन यहाँ पे संसद तय करती है वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। लेकिन इसमें खास चीज़ ये है कि वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में कार्यकाल के दौरान नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो भी महत्वपूर्ण पद हैं जिनको हमें
स्वायत्तता देनी होती है, स्वतंत्रता देनी होती है कि वो खुल करके काम कर सकें, न्याय कर सकें या जांच कर सकें, तो उनके वेतन भत्तों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाता है और उनको संचित निधि से वेतन दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत न हो, संसद इस पर मतदान नहीं कर पाए। जो भी खर्चे संचित निधि से होते हैं, भारित होते हैं, उस पर जिनके वेतन भत्ते, तो उस पर संसद में मतदान नहीं होता है, वो डायरेक्ट वहीं से दिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इनके वेतन भत्ते सेवा शर्तों में इनके कार्यकाल के दौरान कोई कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि अगर 10 रुपये वेतन आपका है जब आप नियुक्त हुए, तो अब आपके कार्यकाल में 10 से कम नहीं दिया जाएगा, बढ़ाया जा सकता है। तो पहली चीज़ आपको जाननी है कि इनके जो वेतन भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते, पेंशन, ये सब क्या हैं? ये संचित निधि पे भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सेवा काल के दौरान, सेवा काल में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अलाभकारी जिसको कह सकते हैं, यानी कम नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सिर्फ कैग ही नहीं, कैग का पूरा कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय जो होता है, वो सारे खर्चे संचित निधि पे होते हैं। तो सेवा काल में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था किस लिए है? ऐसी व्यवस्था इसलिए है ताकि कोई मंत्री ये न कह सके कि आप मेरे माफिक नहीं चलोगे तो आपका वेतन कम करवा देंगे, आपकी सेवा शर्तें कटवा देंगे, पेंशन गड़बड़ करा देंगे, ये है वो है। यानी आप खुल के काम करिए, आपके ऊपर लिमिटेशंस नहीं लगाई गई हैं, आपका कार्यकाल सुरक्षित है, आपको कोई हटा नहीं सकता है बिना इस प्रक्रिया के। आपके वेतन भत्ते सब बिल्कुल फिक्स हैं, संचित निधि से दिए जाएंगे और कोई कम भी नहीं कर सकता उसे। और एक चीज़ कही गई कि रिटायर होने के बाद में किसी भी लाभ के पद पे, यानी सरकारी पद पे आपको नहीं नियुक्त किया जा सकता। तो आप कहोगे ये तो एक नेगेटिव चीज़ है कि इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हो, आप कह रहे हो कि किसी पद पे नहीं देंगे रिटायर होने के बाद में। ये इसलिए कहा गया ताकि ये लालच आपको ना दिया जा सके कि आप सरकार के फेवर में काम करो, आपको हम ये पद दे देंगे, बाद में रिटायर होने के बाद में उस पद पे बिठा देंगे। ऐसा नहीं, लालच नहीं दिया जा सकता इनको, क्योंकि ये नियम ही बना दिया गया कि अवकाश प्राप्ति के बाद, अवकाश प्राप्ति, परमानेंट अवकाश प्राप्ति यानी जब रिटायर हो जाएंगे के बाद किसी सरकारी पद पर नहीं जाएंगे, सरकारी पद पर नहीं नियुक्ति होगी इनकी। तो इतनी चीज़ें आपने ये देखी। इसमें से ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्वतंत्रता के लिए हैं, स्वतंत्रता के लिए, यानी ताकि स्वतंत्र होकर काम कर सकें। ये अलग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कैग की स्वतंत्रता के लिए क्या प्रावधान है। तो ये आप दिखा सकते हैं कि भले ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और ये सारी प्रक्रिया जो है आप बताएंगे कि ये उनकी स्वायत्तता के लिए किया गया है। बाकी और भी तमाम शक्तियाँ और अधिकार इनको मिले हुए हैं। अब हम सबसे पहले हमने आपको बताया कि 4 आर्टिकल इनको मिले हुए हैं। हालांकि आर्टिकल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक माइंड में आप एक आर्टिकल ज़रूर याद करेंगे, 148। बाकी आपको हल्का सा नोट्स में ज़रूर लिखा होना चाहिए ताकि नज़र उस पर पड़ती रहेगी तो मौके पर आप याद कर सकेंगे। देखिए 148 जो आर्टिकल हैं, 149, 150, 151, ये आर्टिकल जो हैं ये कैग से रिलेटेड हैं, यानी ये चारों आर्टिकल कैग से रिलेटेड हैं। इनमें संक्षिप्त रूप से हम आपको बता दें कि इसमें आखिर है क्या। इसमें तो कैग का पूरा पद का जिक्र है, सेवा शर्तें, कार्य, मतलब जो भी कैग कैसे क्यों नियुक्त करेगा और क्या पद है, ये सब कुछ 148 में है। तो कैग किस में है? 148 में है। 149 में क्या है? इसमें इनकी शक्तियाँ दी गई हैं, ऑडिट की शक्तियाँ, ऑडिट की शक्तियाँ, कार्य। 150 में क्या है? जो है जो लेखा है उनका प्रकार, लेखा का प्रकार, यानी कि ये
कैग जो हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि जो लेखा यानी अकाउंट्स हैं किस फॉर्म में रखे जाएंगे, यानी किस तरीके से लेखांकन किया जाएगा, ये डिसाइड होता है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस आपको याद रखना है। और यहाँ प्रतिवेदन के विषय में बताया गया कि रिपोर्ट जो है वो किसको देंगे। तो प्रतिवेदन राष्ट्रपति को संघ के लिए और राज्यपाल को राज्य स्तर के लिए देते हैं। तो आर्टिकल 151, तो ये 4 आर्टिकल शॉर्टकट में आप याद रखिएगा। अब हम इनके कार्यों पर डिटेल में जिक्र करेंगे और रिपोर्ट को भी डिटेल में देखेंगे। बहुत इजी है इनके कार्य, और रिपोर्ट का पूरा आपको बस थोड़ा सा लॉजिकल रूप से याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, शक्तियाँ एवं कार्य, शक्तियाँ एवं कार्य, बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा और आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, मुझे विश्वास है। देखिए, सबसे पहले 2 चीज़ें 3 आप पहले जान लें कि ये जो इनके कार्य हैं वो संघ एवं राज्य दोनों के लिए हैं। संघ एवं राज्य दोनों स्तर पर, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, हमने आपको अभी बताया था, उसको नोट भी कर लें। संघ के लिए लेखा परीक्षण करते हैं, लेखा परीक्षण, और राज्य के लिए दोनों कार्य करते हैं, ये लेखांकन का भी कार्य करते हैं प्लस लेखा परीक्षण का भी कार्य करते हैं। लेखा परीक्षण दोनों कार्य करते हैं। संघ के लिए 1976 से लेखांकन का कार्य जो है वो CGA, एक नया पद वहाँ बनाया गया, वित्त जो है मंत्रालय के अधीन, वो करते हैं। हम आपको वो नोट भी करा चुके हैं। अब सबसे पहले इसको कंपाउंड रूप में लिखें कि आखिर इनका मुख्य कार्य है क्या। तो मुख्य कार्य है कि संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य के समस्त वित्तीय जो प्रणाली है, वित्तीय प्रणाली की जांच, ये है इनका कार्य। अब समस्त वित्तीय प्रणाली को थोड़ा सा हम अभी इलोबरेट करेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न आ जाते हैं क्या क्या कर सकता है कैग, तो कुछ डिटेल में भी समझ जाएंगे। बल्कि आप बस ये एक मोटे तौर से याद रखें, समस्त वित्तीय प्रणाली की जांच करता है। अब समस्त में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिनको अभी हम कुछ आपको बताएंगे, मेन चीज़ें। अब इनको कुछ टाइटल भी दिए जाते हैं, यानी कि चूंकि ये कार्य करते हैं तो इनको कहा जाता है कि लोक धन का इनको जो है अभिभावक कहा जाता है, और आय व्यय का प्रहरी भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है आय व्यय का प्रहरी, यानी कि ये आय और व्यय के पहरा देते हैं उस पर, ताकि कुछ गलत न होने पाए। और इनको कहा जाता है लोक वित्त का अभिभावक। एक ये टाइटल इनको दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में ये टाइटल इसलिए लिखे जाते हैं ताकि, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है लेकिन ये बोला जाता है ऐसा, कि ये धन के प्रहरी हैं, लोक वित्त यानी पब्लिक के फंड के गार्जियन हैं। कि वो भाई गार्जियन क्या होता है, गार्जियन संभालता है कि धन का दुरुपयोग ना होने पाए, इसलिए इनको ये कहा जाता है। अब जो हमने बताया कि समस्त वित्तीय प्रणाली की जांच ये करते हैं, तो आखिर कुछ चीज़ें थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे कि क्या करते हैं। जो भी करेंगे वो संघ एवं राज्य दोनों स्तर पे करेंगे, ये पहले ही हमने लिख दिया है। ये क्या करते हैं, देखिए, ये जो है संघ एवं राज्य के जो संचित निधि होती है, अभी हमने पीछे क्लास में आपको एक संचित निधि के विषय में पढ़ाया भी है। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो संघ एवं राज्य के संचित निधि पर भारित जो भी खर्चे हैं, यानी संचित निधि से व्यय, इसकी जांच करते हैं कि संपरीक्षा, यानी ऑडिट। ऑडिट ही लिखेंगे अब हिंदी में आगे हम, ऑडिट। संघ एवं राज्य के संचित निधि, तो निधियां तो 3 होती हैं, तो क्या सिर्फ संचित निधि का ही ऑडिट करते हैं? नहीं, दूसरे भी हैं। आकस्मिक
आकस्मिक निधि एवं एक और बचती है लोक निधि, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स। लोक निधि से व्यय का ऑडिट करते हैं ये। देखिए, हमने पहले ही आपको बताया कि व्यय करते वक्त ये नहीं आते हैं हस्तक्षेप करने कि ऐसे व्यय ना करो, ये ना खर्च करो, वो ना खर्च करो। ये कहते हैं खर्च करो तुम। हम वित्तीय वर्ष के अंत में देखेंगे तुमने जो किया है, हिसाब किताब चेक करेंगे, कानून के तहत करेंगे, यानी जो किया है वो किसी नियम कानून विधि के तहत किया है कि ऐसे ही अपने मन से खर्च कर दिया, ये चेक करेंगे। सब मिलान करेंगे, हिसाब किताब सही है कि नहीं सही है। फिर हम तार्किक रूप से भी देखेंगे कि इसमें मितव्ययता आप कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, फिजूल खर्ची तो नहीं कर दिया बिना वजह, और जिस उद्देश्य के लिए किया था वो पूरा हुआ कि कहीं और खर्च कर दिया। तो ये सब कुछ देखेंगे। तो ये करेंगे आप। सभी विभागों के खातों की जांच करेंगे। जितने भी सभी विभाग हैं, चाहे राज्य के हों चाहे वो, सभी विभागों के खातों की जांच, खातों का ऑडिट। इसमें जो भी आय व्यय हुए हैं, आय व्यय, विक्रय, क्रय, खरीदा बेचा, जो भी है, विनिर्माण किया आदि का ऑडिट करेंगे। यानी कि जो भी पैसे से संबंधित आपने किया है, चाहे वो खरीद बिक्री की है, कुछ भी आपने खरीदा है, विनिर्माण किया है, इनकम हुआ है, खर्च किया है, सब अकाउंट्स की जांच वो करेंगे और हर एक विभाग का करेंगे। एक अपवाद है, कुछ जैसे सीक्रेट सर्विसेज वगैरह होती हैं, गुप्तचर सेवा वगैरह, तो वहाँ पे अकाउंट्स नहीं दिखाए जाते कहाँ पे कितना खर्च किया। उसमें थोड़ी ना बताने लगेंगे इतना पैसा वहाँ खर्च किया हमने, वो तो सीक्रेट है, तो सबके लिए सीक्रेट है। लेकिन उसमें प्रमाण पत्र ले लिया जाता है कि इस विभाग में कितना खर्च हुआ। उन्होंने बता दिया कि 100 रुपये खर्च हुआ तो 100 लिख लो, इसमें खर्च हुआ है। लेकिन वो किस मद में, कहाँ, कैसे लाइए, वो अकाउंट बुक लाइए, किसको दिया, किस खाते में गया, कहाँ गया, वो सब नहीं, जांच नहीं होगी। तो वो एक स्पेशल है विभाग, तो उसमें नहीं करेंगे। सभी विभागों के खातों के ऑडिट करेंगे और सरकार की समस्त पूंजी, गोडाउन, स्टॉक, पूंजी जो भी होता है सब कुछ ये जो है ऑडिट करते हैं। समस्त पूंजी, जो भी व्यापार होता है, जो भी आपका पैसे से रिलेटेड है कार्य, वो कुछ भी हो का ऑडिट ये करेंगे। सभी राजस्व की प्राप्तियों की जांच। देखिए, सभी राजस्व एवं प्राप्तियां, जो भी टैक्स से पैसा प्राप्त हुआ या अन्य किसी स्रोत से जो भी आपको प्राप्तियां हुई हैं, उनकी सबकी जांच करेंगे। जांच, सभी आपको राजस्व मिला है या अन्य प्राप्तियां हैं, सबकी जांच ये करेंगे। और देखिए, जो शुद्ध आय होती है, शुद्ध आय, शुद्ध आय को कैग ही प्रमाणित करते हैं। कैग प्रमाणित करते हैं कि इतनी टोटल इनकम हुई है, करते हैं। और ये अंतिम होता है, इनका फैसला अंतिम होता है कि इतनी इनकी, अंतिम फैसला होता है इनका। यानी शुद्ध आय जो हुई है सरकार की, वो कैग प्रमाणित करते हैं, क्योंकि ये सब अकाउंट्स की जांच वाँच करके फिर बताते हैं कि हाँ, इसमें XYZ रुपया शुद्ध इनकम है, तो उसको प्रमाणित कर देते हैं और ये इनका फैसला अंतिम होता है कि इतना हुआ है। सरकारी कंपनियों का अकाउंट्स की जांच। देखिए, जितनी भी सरकारी कंपनियां होती हैं, वो व्यापार करती हैं, तो उनके खातों की जांच, के खातों का ऑडिट करते हैं ये। तो क्या वित्त पोषित संस्थाएं या प्राइवेट कंपनियों का भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कानून के तहत वित्त पोषित प्राइवेट कंपनी, यानी जो जहाँ भी जनता का धन इन्वॉल्व है, संसाधन इन्वॉल्व हैं, उन सबकी जांच कर सकते हैं। यानी कि कानून के तहत इसके लिए विधियाँ बनती हैं। कानून के तहत सभी वित्त पोषित संस्थाएं, निकाय आदि इसकी श्रेणी में आते हैं। और राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो किसी भी निकाय की कर सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि चाहिए
स्थानीय निकायों की जांच करिए। तो कर सकते हैं बिल्कुल, यानी कि राष्ट्रपति, लास्ट में लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए गए अन्य ऑडिट के कार्य, यानी कि वो दे सकते हैं किसी अन्य अकाउंट की जांच करने के लिए। तो ये एक मोटे मोटे तौर से आप याद रखिएगा कि जो भी जहाँ भी जनता का धन इन्वॉल्व है, तो देखिए सरकारी कंपनी हो, चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे सरकारी खाते हो, खाते संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक निधि, तीनों खातों की ये ऑडिट करेंगे। सभी सरकार के जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं, चाहे वो टैक्स से पैसा आ रहा है, चाहे वो शुल्क से आ रहा है, चाहे वो व्यापार, सरकार व्यापार भी करती है, रेलवे चलाती है, कंपनी ऑयल की कंपनियां चलाती, गैस की कंपनियां चलाती, कोल की कंपनियां चलाती। तो चाहे वो व्यापार से आ रहा हो, चाहे वो टैक्स से आ रहा हो, जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर है उन सब अकाउंट्स की जांच करते हैं। जितना भी सरकार के पास में जमा पूंजी है, व्यापार है, उन सब का ऑडिट करते हैं, शुद्ध इनकम प्रमाणित करते हैं और सरकारी कंपनियों के लेखा जोखा की जांच करते हैं। और जहाँ भी जनता का धन इन्वॉल्व है उन सब जगहों पर ये ऑडिट कर सकते हैं। अब ये सब ऑडिट चल रहा है, ये पूरा रिपोर्ट के रूप में तैयार होगा। 3 रिपोर्टें बनती हैं, तीनों रिपोर्टें जो हैं वो प्रस्तुत की जाती हैं और उसको आर्टिकल 151 के तहत प्रतिवेदन हर वर्ष राष्ट्रपति को सौंपते हैं, संघ के संदर्भ में और राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के पास में सौंपी जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, वो तो कार्यपालक हैं, कैग भी कार्यपालक है, तो वो क्या करेंगे, क्या उस पर कोई एक्शन लेंगे? उनका कार्य बस इतना है कि उसको विधायिका में रखा जाए। तो राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाते हैं और राज्यपाल उसको विधानमंडल में रखवाते हैं कि ये रिपोर्ट है, इसमें ये चीज़ें हैं, देखिए। तो रिपोर्ट के विषय में ज़रूर आपको जानना है कि इनका प्रतिवेदन, या आप इसे रिपोर्ट कहें। तो देखिए, पहले ही हमने आपको बता दिया कि इनका काम शुरू होता है खर्च होने के बाद में, यानी जब वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है तब ये जांच करते हैं अकाउंट्स की, और हर वर्ष जांच करने के बाद में ये रिपोर्ट सौंपते हैं। आर्टिकल हमने आपको पहले बता दिया था, आर्टिकल 151 के तहत। तो अपना प्रतिवेदन जो है वो प्रत्येक वर्ष देते हैं। प्रत्येक वर्ष संघ के लिए ये देते हैं राष्ट्रपति को, और राज्य के लिए राज्यपाल को, और ये राष्ट्रपति क्या करते हैं इस रिपोर्ट का, राष्ट्रपति इसको सदन में रखते हैं। राष्ट्रपति इसे सदन में, संसद में आप लिख लें, संसद में रखवाते हैं। और राज्यपाल इसे क्या करते हैं, विधानमंडल में रखवाते हैं, विधानमंडल में रखवाते हैं। अब हम संघ के संदर्भ में बात करेंगे, वही राज्य में होता है। एक कमेटी होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC बोला जाता है। तो जब ये रिपोर्ट पहुंची राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति ने इसको सदन में रखवा दिया, संसद में। अब संसद में उस रिपोर्ट का क्या किया जाएगा, उस रिपोर्ट को एक समिति को सौंप दिया जाएगा जिसका नाम है लोक लेखा समिति, और वो इसकी जांच करेगी। देखिए, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC क्या करती है, ये संसदीय समिति है। ये जो है वो कैग के प्रतिवेदन की जांच करती है, प्रतिवेदन की जांच करती है। अब जो लोक लेखा समिति है, इसमें 22 मेंबर होते हैं। पहले ही आपको हमने बताया था कि इसमें 22 सदस्य होते हैं, और 22 सदस्य में 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। टोटल ये 22 होते हैं।
और 22 में मंत्री नहीं होते, मंत्री नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, आप यहाँ पे लॉजिक समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो कैग महोदय ये रिपोर्ट लेकर के आए हैं, ये सब मंत्रालयों की ही तो जांच करके लाए हैं, उसी में तो ये घोटाला निकालेंगे या जो भी है, तो उसकी जिम्मेदारी तो मंत्री की ही होगी। मंत्री तो कार्यपालक है, राष्ट्रपति भी कार्यपालक है, कैग भी कार्यपालक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है सब ये। तो इस पे एक्शन कौन लेगा, कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होती है? अगर मंत्री ने कुछ गड़बड़ी किया है तो वो किसको जवाब देगा? याद करिए मंत्रिमंडल को जो आपने पढ़ा था, मंत्रिपरिषद को, तो हमने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और भारत में वो लोकसभा है। तो इसका मतलब है अगर रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है तो गड़बड़ी की जांच कैग तो कर लाए, ठीक है। तो कैग ने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी, राष्ट्रपति ने संसद में रखी और संसद में उसको दे दिया गया लोक लेखा समिति को कि जांच करो, देखो क्या वास्तव में इसमें गड़बड़ियां हैं, तो वो उसकी जांच करेगा। अब चूंकि ये मंत्रियों के खिलाफ ही जांच है, इसीलिए इस कमेटी में कोई मंत्री नहीं होता है, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। यदि ये जांच में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो जवाब कौन मांग सकता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जवाब मांगेगी, राष्ट्रपति नहीं मांगेंगे। चूँकि मंत्री कार्यपालक है तो जवाब कौन मांगेगा? विधायिका ही मांगेगी, संसद उससे जवाब तलब करेगी लोकसभा में। तो लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। अब देखिए लोक लेखा समिति में तो सब ये चुने हुए सांसद होते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, वो राजनीति में आगे होते हैं, लेकिन उनको इस मामले में विशेषज्ञता नहीं है। तो वो कैग को बुलवाते हैं, कैग साहब आइए ज़रा बताइए भाई, समझाइए क्या है, क्योंकि हमारी समझ से तो बाहर है। तो कैग आते हैं और लोक लेखा समिति के मेंबर्स को समझाते हैं कि देखिए भैया यहाँ पे 10 रुपये था, यहाँ 8 हो गया, ये 2 रुपये कहाँ चला गया, ये वो पूरा टेक्निकल चीज़ें समझाते हैं। तो इसका मतलब कैग जो है वो पीएससी की मदद करते हैं रिपोर्ट को समझने में। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखिएगा आप। जो कैग होते हैं, कैग पीएससी को रिपोर्ट जांच करने में मदद करते हैं, जांच करने में मदद करते हैं समझने में, ताकि आप समझ लो। जैसे कि वो तो बना लाए पूरा, कोई छोटा मोटा काम तो नहीं। आप खुद सोच के देखिए कि आप भले ही अपने विषय के बहुत बड़े विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन जब आपको अपना इनकम टैक्स फाइल करना होता है तो आपको किसी विशेषज्ञ की ही सहायता लेनी पड़ती है। तो फिर कैग को बुलाते हैं और कैग या कैग द्वारा कोई व्यक्ति भेजा जाता है जो मदद करता है। इसीलिए जो है, जो कैग है उसको क्या कहते हैं? कैग को लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, गाइड, फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड किसे कहते हैं? कैग को कहते हैं। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो रिपोर्ट समझने में मदद करता है, इसी के निर्देशन में जांच होती है, समझने में रिपोर्ट ये मदद करते हैं। तो अब आप इस सिनेरियो को समझ गए होंगे। और ये देखिए, बहुत ही हमारे देश के जो संसदीय प्रणाली है, जो भारत का सिस्टम है संविधान का, उसके एक ऐसी चीज़ है कि एक कैग जो संघ और राज्य दोनों के ऑडिट करता है, ये हमारे संघ को मजबूत बनाता है, फेडरलिज्म को मजबूत बनाता है। और एक कार्यपालक जो है वो जो है लेजिस्लेचर के द्वारा किए गए खर्चों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करता है। यही जो है चेक्स एंड बैलेंस है। एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र तभी चल सकता है जब उसमें चेक्स एंड बैलेंस हो, यानी कि रोकथाम की जाए, संतुलन किया जाए। ऐसा ना हो कि विधायिका बहुत शक्तिशाली हो गई, मन के माने तरीके से वो खर्च कर रही, मंत्री उड़ा रहे हैं पैसा, कार्यपालक लोग, और उस पर कोई नियंत्रक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक नियंत्रक भी है और न्यायपालिका भी बैठी हुई है। अगर विधियों में गड़बड़ी कर रहे हो तो वो समीक्षा करके विधि
निरस्त कर रही है। तो यही चेक्स एंड बैलेंस है, एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। तो देखिए, कैग विधायिका पे नियंत्रण कर रहा है, कार्यपालिका पे भी नियंत्रण कर रहा है, मंत्रियों पे, और कैग पे भी नियंत्रण है उन्हीं का, क्योंकि कैग को हटाने के लिए भी वो प्रोसीजर लाएंगे। तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, नियंत्रण है। यही भारत में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से हमारे संविधान निर्माताओं ने चेक्स एंड बैलेंस को बनाया हुआ है। देखिए कितना दिमाग लगाया है हर एक चीज़ के लिए, कैसे चीज़ों को पिरोया है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और नोट कर लें कि राष्ट्रपति जो रिपोर्ट इनको जो मिलती है उसमें 3 रिपोर्टें होती हैं। प्रतिवेदन में 3 होती हैं, 3 प्रकार की रिपोर्ट होती हैं, 3 रिपोर्ट होती हैं इसमें। एक होती है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण की रिपोर्ट। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट हो गई विनियोग लेखाओं पर। दूसरी होती है वित्तीय लेखाओं पर, वित्तीय लेखाओं पर, फाइनेंस अकाउंट्स पर जो है ऑडिट की रिपोर्ट। और तीसरी होती है सरकारी उपक्रमों, जो सरकारी कंपनियां हैं वो उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। यानी लेखा परीक्षा रिपोर्ट तो तीनों है, ऑडिट की रिपोर्ट है, एक विनियोग, जो विनियोग विधेयक होता है जानते हो आप, तो विनियोग से संबंधित एक रिपोर्ट होती है, एक जो वित्तीय लेखा होता है जिसमें सब आय व्यय वगैरह दिखाया जाता है, और एक सरकारी उपक्रम यानी कंपनियों के लिए अलग से रिपोर्ट होती है। तो इन सब की जाँच बाद में की जाती है। सरकारी उपक्रमों की एक अलग समिति होती है, संसदीय समितियाँ जब हम पढ़ रहे थे तो आपको हमने बताया था सरकारी उपक्रमों पर एक समिति होती है जो इस रिपोर्ट की जांच वो करती है। सरकारी उपक्रमों पर एक समिति होती है, तो उसमें आप पढ़ चुके हैं टोटल। तो ये प्रतिवेदन होता है। जो कैग होता है उसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, ये पॉइंट आप नोट करें। कैग के पास में दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। वो पावर्स किस तरह संदर्भ में है कि वो किसी भी विभाग की अकाउंट्स की जांच करने की शक्ति रखता है, कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है, किसी भी फाइल को देख सकता है, किसी भी अकाउंट को देख सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई विभाग उसको मना कर दे कि नहीं नहीं ये अकाउंट तुम नहीं चेक कर सकते, ये डॉक्यूमेंट तो मैं आपको नहीं दूंगा, नहीं भाई आप ये फाइल कैसे ले जा रहे हो, मंत्री जी नहीं है, आपको परमिशन नहीं है ये। तो कैग को जो है ये पावर्स हैं सिविल न्यायालय की कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट, फाइल, दस्तावेज को किसी विभाग से प्रस्तुत करवा सकता है जांच करने के लिए, और किसी भी खाते की जांच कर सकता है। कुछ अपवाद हैं जैसे सीक्रेट सर्विसेज वगैरह में अकाउंट्स को शो नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी टोटल कितना है उसका प्रमाण पत्र विभाग से ले लिया जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, लेकिन अकाउंट्स और दस्तावेज को नहीं दिखाया जाता है। तो ये हैं कैग की पावर्स। तो आपने इसको समझा, आशा है ये एक स्पष्ट आपके। देखिए बहुत सारा फैक्ट के चक्कर में ना पड़िएगा, आप मोटे मोटे तौर से याद रखिएगा कि कैग करता क्या है, कैग की नियुक्ति और आलोचनाएं क्या हैं, यानी पेच कहाँ कहाँ हैं। तो आलोचनाएं हमने आपको बीच में बताई हैं कि कॉलेजियम आना चाहिए, नियुक्ति स्पष्ट होनी चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा नहीं होनी चाहिए सीधे सीधे, इसमें कॉलेजियम सिस्टम आना चाहिए, कुछ योग्यताएं निर्धारित कर दी जाएं ताकि योग्य व्यक्ति वहाँ पे पहुँचें, मन के माने किसी को ना हो सके। ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। और एक हमने जो पहलू आपको बताया था कि ये जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर की पावर्स इंडिया में नहीं है, तो इस संदर्भ में कुछ स्पष्ट विधान किया जाना जरूरी है ताकि स्पष्ट किया जा सके कि इस संदर्भ में क्या शक्तियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, कंट्रोलर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही कैग जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट होती है उसके द्वारा आपने देखा 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल, कोलगेट इत्यादि तमाम मामले उजागर हुए, जहां पर कुछ आरोप कैग पर भी लगे हैं कि उन्होंने कुछ संकल्पना आधारित घाटे दिखाए कि ऐसा होता तो इतना फ़ायदा होता। जैसे उन्होंने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम की जो की गई आवंटन किया गया वो पहले आओ पहले पाओ की नीति पे किया गया, या उसमें अगर कहीं पे इन्होंने दिखाया कि उसमें अगर जो है वो नीलामी की जाती तो 1.7 लाख करोड़ का फ़ायदा हो जाता। तो एक संकल्पना पर आधारित है, क्योंकि ऐसा होता ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम अनियमितताएं उजागर हुई हैं
जिससे आगे जो है वो उसको सुधारा जाता है और कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, जिससे कि एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ये धन के अपव्यय को नियंत्रित करता है, मितव्ययता के लिए प्रेरित करता है और मंत्रियों को भ्रष्ट होने से जो है एक प्रकार से दबाव बनाता है कि आप गलत ना करें, आपकी जांच हो जाएगी। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी करता है, हालांकि डायरेक्ट रूप से नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने कैग को डिस्कस किया। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।